राम राम भाई सारे भाई, मैं आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। आज सोशल मीडिया पर चल रहा है तो भाई यूजीसी का जो मामला है, कहीं पे विरोध हो रहा है, कहीं पे पक्ष ले रहे हैं, किसी के लिए सही है किसी के लिए गलत है। भाई कई दिन तक ये मामला देखने लग रहे थे, आज फिर से आप पहचानो इस चरण है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी बता दूं, एडवोकेट अशोक आर्य जी मुद्दा पर खुल के बोल रहे हैं। आज खुल के बोल लेंगे या फिर क्या करेंगे, पक्ष लेंगे या फिर विरोध करेंगे, बेराय को नहीं। मैं तो आया हूं जी। वकील साहब नमस्कार। जी नमस्ते, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, बात करें इस बिल की, जैसा कि सुनने में आया है कि 24 में लागू हुआ था, ये ऐसा कुछ सुनने में आया। 24 में, हाँ, भारतीय गणतंत्र के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसको अनाउंस किया था भारत सरकार ने। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 2024 के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो 2024 ही हुआ सर। ये आपने पढ़ा होगा? हाँ, मैं पढ़ा। जो ही कोई विवाद होता है या फिर वैसे भी कोई भी नया कानून बनता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है, हाई कोर्ट से कोई विशेष उस पर फैसले आते हैं, तो हमें पढ़ना हमारी ड्यूटी होती है। एडवोकेट की ये जिम्मेवारी होती है कि जब भी कोई नया कानून बने, जैसे काले कानून, कृषि के काले कानून आए थे, तो वो 5 जून को 2020 में वो बिल बने, उसकी कोरोना काल की आड़ में। और वो आते ही फिर हमने उसका अध्ययन करना शुरू किया कि मामला क्या है। तो जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि इसमें तो कानून तो कुछ है ही काला, काला कानून तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ काला ही काला है विशेष किसान के लिए। तो फिर हमने लोगों को बताया और लोगों ने उसका विरोध किया और बड़े स्तर पर विरोध हुआ। उसकी वजह से फिर काले कानून वापस लिए गए। तो जब भी कोई नया कानून बनता है तो हमारा सभी वकील भाइयों का, और सभी पढ़ते हैं, उनका फर्ज बनता, मोरल ड्यूटी बनती है कि वो पढ़े। तो आराम से बंद कर लो। तो ये इसलिए हमने भी फिर इसकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वैसे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट जो है 1956 में बना था, 1956 में। लेकिन फिर क्या है, हमारे मोदी जी के दिमाग में बेचारे के एक कोई न कोई बीमारी है, फोबिया है। वो हर कानून जो है उन्होंने, किसी ने भी पहले बना दिए, या तो कानून या फिर कोई पॉलिसी है, उसका नाम बदलने में और अपना नाम लगाने में उनको बड़ा मजा आता है। तो ठीक यहाँ पर भी उन्होंने ऐसा ही किया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे 1956 का जो ये हमारा कानून था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए, उसमें अब थोड़ा सा सिर्फ अपने नाम का छोंक लगा के बाकी सेम रख करके, और हमारे सामने वही बात है, कोई नई बात नहीं है। किसी को न तो खुश होने की जरूरत है और नहीं नाराज होने की जरूरत है, वही पुरानी शराब और नई बोतल। तो सर विरोध किस बात का है? विरोध किसी को पता नहीं जो भी कर रहे हैं। कैसे? देखिए, कई बार क्या होता है, ब्राह्मण समुदाय के लोग अब यूं कह रहे हैं कि भी परशुराम सेना विरोध कर रही है, करनी सेना विरोध कर रही है कि नहीं कर रही, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनमें से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और कुछ भोले भाले शेड्यूल क्लास के, शेड्यूल ट्राइब्स के, बैकवर्ड क्लास के, मुख्यतः हरियाणा में तो ये मुद्दा जाट कम्युनिटी के लिए आता है। और जैसे मैं पहले वो एक क्या रॉकी मित्तल, वो परसों में सुन रहा था उस बावड़े भाई को कि अरे जाटो तुम आओ, अरे जाटो आओ। मगर तुमने अनुमान मान लिया इनको कि जाटो को बावड़े बना दो और इनको लठ दे दो हाथ में और आ जाए। ऐसे नहीं रहे। अब हरियाणा का जाट जो है, हरियाणा का बैकवर्ड क्लास जो है, वो शाना हो गया है, वो जागरूक हो गया है और उसको पता चल गया कि ये कितनी बकवास है, इस बकवास को झेलने वाले नहीं। अब मैं आप जैसे पूछ रहे हैं कि नुकसान और फायदा, किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी को कोई फायदा नहीं है। देखिए, ये जो कानून बना है ये सिर्फ इसलिए है कि जो शेड्यूल क्लास, शेड्यूल ट्राइब्स और जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल क्लास के अलावा बैकवर्ड क्लास है उनको बावड़े बना दो। यानी कि इसमें एक प्रावधान रखा, जब हम इसको पढ़ रहे थे,
ये जो यूनिवर्सिटी रेजुलेशंस है तो इसमें क्या है कि एक कमेटी बनेगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जितनी हैं जैसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, वहाँ पर काम करने वाला स्टाफ है, वहाँ आपका प्रोफेसर्स हैं, शिक्षण स्टाफ है या स्टूडेंट्स हैं, यदि उनके साथ किसी तरह की एट्रोसिटी होगी तो उस पे लगाम लगेगी, ऐसा कहा जा रहा, दुष्प्रचारित किया जा रहा गोदी मीडिया के द्वारा, ऐसा दुष्प्रचार किया, बाकी कुछ नहीं है। अब एक बात बताइए जी, जो पब्लिक है वह साफ साफ सुनना चाहो है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि कोई भी मान लो किसी के ऊपर धारा लगी तो उसी टाइम एक्शन होगा, और फिर नू भी कह रहे हैं कि उसका जो अफेयर करवा होगा उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा, और फिर अगर केस झूठा पाया, जिसने केस कराया है केस झूठा पाया तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी को नहीं हो। नहीं देखो ऐसा नहीं है, मैं तो ये वही मैं कह रहा हूँ ना, ये गोदी मीडिया के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। देखो मैं ये कहता हूँ कि यदि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 2024 इन्फोर्समेंट में न आए, इन्हें लागू नहीं भी होता हो, तो गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में या वेस्ट कॉलेज भिवानी में कोई बच्चा पढ़ रहा है या कोई टीचर पढ़ रहा है और who is belong to scheduled class और scheduled tribes, कोई SC और ST क्लास से बिलोंग करता है, संबंध रखता है, और उसके साथ यदि कोई एट्रोसिटी होती है तो क्या SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होगा? यदि ये कानून नए भी हो तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कानून 2024 इन्फोर्समेंट में नए हो तो क्या उस कॉलेज में या उस किसी यूनिवर्सिटी CBLU में किसी के साथ एट्रोसिटी हो तो क्या SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होगा? होगा। तो फिर ये बकवास किस लिए कर रहे हैं? सर नु कह रहे हैं कि अगर झूठा पाया तो उसके ऊपर करणीय के ऊपर कोई मामला को नहीं हो ना, केस को नहीं हो। ऐसा है, ये बात इंटरप्रिटेशन गलत की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बात सुनो, आज 95% मुकदमे हम रोजाना, अब सेशन कोर्ट में मुकदमे चलते रहते हैं, रोजाना हम बहस करते हैं, कभी पक्ष की तरफ से कभी विपक्ष की तरफ से, और आपकी जानकारी बताता हूँ 90% मुकदमे बरी होते हैं, यानी कि एक्विटल होते हैं, सिर्फ 10% में सजा होती है। यदि 100 के 100% में सजा हो जाए तो जेल 20 और बनानी पड़े। अब जो भिवानी जेल में कैदी हैं उनके अलावा 20 जेलें और बनानी पड़े तब जाकर के समायोजन हो, नहीं तो कैदी नहीं आएंगे। यानी कि जो मुकदमे आज दर्ज हो रहे हैं, अब तक दर्ज होते हैं, उनमें से 90% में सजा नहीं तो बरी होते हैं। तो क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है आज तक? क्या शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बरगलाने की, ये सिर्फ गाल फुलाने की बात है। जो एक नैरेटिव गोदी मीडिया ने बना दिया, उन्होंने क्यों बनाया है, मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा का विषय ये है कि जाट कम्युनिटी को, बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल क्लास को, शेड्यूल ट्राइब्स को ये फिनोमिना बना रहे हैं, नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई इनको तो यूं बावड़े बना दो, ओहो तारत लिए तो मौज कर दी, रामराज से आ गया, मतलब ये तो ठाठ हो जाएंगे, आगड़े ठाठ हो जाए। अरे भाई मुकदमे दर्ज होंगे, मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, शिकायत झूठी पाई जाएगी, वो छोड़ो बात। इस बिल में ये कहीं लिखा है क्या कि इतने बैकवर्ड क्लास, इतने शेड्यूल क्लास और इतने शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को रोजगार सुनिश्चित हो जाएगा? ये है पूछने वाली बात, कहीं जिक्र भी नहीं है। और दूसरी तरफ जाइए आप ब्राह्मण की तरफ, तो ब्राह्मण को कहां नुकसान हो रहा है? ये तो बिल्कुल पागल बात है, बिल्कुल मतलब मूर्खों वाली बात है। जो कुछ ब्राह्मण समुदाय के भी, और मैं ये कहता हूं समझदार ब्राह्मण समुदाय का कोई व्यक्ति, पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर रहा है। आप JNU के प्रोफेसर्स को देखो, कोई तिवारी जी है, कोई जोशी जी है, अब जो अच्छे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को देखो जो शर्मा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो इसका विरोध नहीं कर रहे और वो इसका समर्थन भी नहीं कर रहे। विरोध तो इसलिए नहीं कर रहे कि ब्राह्मण कम्युनिटी को, आप चलो ब्राह्मण कम्युनिटी को इस बिल के आने से, इस बिल के कानून बन के इन्फोर्समेंट में आने से उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, और वो खुशियां इसलिए नहीं मना रहे कि भाई अदर जो कास्ट हैं उनको भी कोई फायदा नहीं हो रहा। तो कुछ नहीं है, केवल मात्र ये एक कोरी बकवास है, इसके अनुसार किसी को कोई फायदा नहीं होना, सिर्फ पागल बना। अब एक बात सुनो,
वो कमेटी बनाएगी, उस कमेटी में बोले 3 लोग, एक बैकवर्ड क्लास, एक शेड्यूल क्लास और एक शेड्यूल ट्राइब्स का, 3 लोग ले लेंगे, 10 लोगों की कमेटी बनेगी जो इसमें एट्रोसिटी होगी या जो इसमें बेनिफिट्स और लाभ और हानि है उसका अवलोकन करेगी, मूल्यांकन करेगी। अरे भाई 7 तो वही है, आज भी ब्राह्मण बनिए यानी और क्षत्रिय, यानी कि इस बिल की मार्फत उस डिबेट को बढ़ाने का सरकार काम कर रही है। हमारे देश में, भारत में 4 वर्ण व्यवस्था के मुताबिक 4 वर्गों में समाज को बांटा गया है और पीछे बाबा साहब भारत के जो भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक उस वर्ण व्यवस्था और उस मनुवाद से कुछ मुक्ति मिल रही थी। लेकिन अब पता है क्या है, फिर से ये ऐसी बकवास करके मनुवाद और उस जो वर्ण व्यवस्था की बात है, यानी कि पहले क्या होता था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय ये 3 तो सुपर होते थे, सुपर डुपर ऊपर होते थे। और जितनी भी तमाम जो सर्वहारा कौम थी, जो कमा के खाने वाली लगा लो, जो मेहनत कश कौम लगा लो, जो लेबोरियस जिनको आप कास्ट कहेंगे, यानी कि उसमें तमाम आ गए इन तीनों को छोड़ के, वो सारे के सारे शूद्र हो गए। शूद्र मतलब निम्न हो गए। तो अब ये वही करना चाहते हैं, समझ गए बात, उसी नियम को लागू करना चाहते हैं मनुवाद को, और उसी वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। लेकिन अब और हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, कई जगह दिल्ली का जाट अलग हो गया, हरियाणा का जाट सवर्ण हो गया और राजस्थान का और यूपी का जाट बैकवर्ड हो गया। लेकिन अब मैं तो ये कह रहा हूँ, हरियाणा का हो और चाहे दिल्ली का हो, पंजाब का हो और चाहे राजस्थान का हो, ईब जाट बावड़ा को नहीं रहा। मोदी जी और मोदी जी के अंध भक्तों, ईब ये जो बैकवर्ड क्लास है ये शैणी होने लगी। न तो अब चमार और जाट, न अब कुम्हार और सुनार, न अब अहीर और गुज्जर आपस में लड़ने वाले नहीं है, अब इकट्ठे रहेंगे। इनकी तो बहुत कोशिश थी, सारे आंदोलनों में, किसान आंदोलन में हरियाणा पंजाब को नाम लेकर के आगे, और अब बिना वजह लिए। तो अब हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो यूजीसी कानून है इसकी जरूरत ही नहीं थी लेने की। भाई हमें तो ये बता, ये डिबेट इस बात की हो रही है कि भाई फलानी जात को फायदा हो गया, फलानी जात को। अरे मैं यूं कह रहा हूं कि नौकरियों के अवसर कितने बढ़ेंगे। अरे एक तरफ तो सुंदर जी इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का और एचपीएससी का वो देखो, यूजीसी ने हरियाणा के हजारों छात्र छात्राओं को, युवाओं को जो बहुत ब्रिलियंट थे, उनको यूजीसी के तहत एग्जाम लेकर के, नेट का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उनको जेआरएफ जूनियर रिसर्च ऑफ फेलोशिप, एक ऐसे कई बच्चे जिन्हें 4 बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, यानी कि बहुत होशियार हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। और जब वो जॉब लेने के लिए गए तो 600 पोस्ट लेक्चरर के लिए वैकेंसी निकली थी, और उन वैकेंसीज में से मात्र 151 बच्चों को पास किया गया। यानी यूजीसी ने जिनको एलिजिबल माना फेलोशिप के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, यानी कि साइंटिस्ट बनने के लिए, डॉक्टरेट के लिए, पीएचडी के लिए, और सरकार की पॉलिसी देखो, उस यूजीसी को बाईपास करते हुए, यूजीसी की योग्यता को बाईपास करते हुए कि उनको साधारण परीक्षा में, जैसे सीईटी नहीं होता, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसी तरह से उनका एक क्राइटेरिया बना रखा उस एचपीएससी ने, उसको उसके नाम पर उन बच्चों को फेल कर दिया, और वो बच्चे आज धरने पर बैठे हैं। एक तो हमारे भिवानी जिले की एक लड़की है मोनिका लाखलान, जो आपका मोरका गांव की है। एक अपना सुई गांव का एक नौजवान है जिन्होंने 5-5, 6-6 बार इंग्लिश में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया है। और वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब, वालों को वर्मा जी को न, बिहार के चेयरमैन साहब, हम दावा करते हैं हमारा जो आपने एग्जाम कंडक्ट किया और हमारा जो आंसर शीट है, उस आंसर शीट को हमें दिखा दीजिए, हम टॉप पर आएंगे आज भी। तो काहे का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कानून लेके आ रहे मोदी जी? आप सीधी सीधी बात करांगे, विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में जैसे कमेटी बनेगी तो उसमें जो प्रधान बनेगा उसका ये कहना है कि इसमें जो सवर्ण है उसको लेना अनिवार्य नहीं है, अगर वो चाहेगा
तो उसमें शामिल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो प्रधान कौन बनेगा? वैसे तो अभी उनको पता नहीं है। जब कोई आयोग बनता है, जब कोई कमेटी बनती है, उसमें प्रावधान किया जाता है कि प्रधान कौन बनेगा, प्रधान के लिए चुनाव कैसे होगा और कमेटी का गठन कैसे होगा। उन बेचारों को तो पता ही नहीं है, उन्हें तो पढ़ा ही नहीं ना कि उसमें वो चाहेगा तो आएगा। आप किसी भी आयोग का गठन करेंगे, किसी भी कमेटी का गठन करेंगे, तो उसमें बाकायदा इस बिल में प्रावधान किया हुआ है। ये तो विवाद का विषय ही नहीं है। विवाद तो जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, कुछ लोगों को हायर किया जा रहा है, रॉकी मित्तल जैसों को, और वो समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा सुंदर जी भाई कुछ नहीं है। वो तो अब मान ले, चलो यूं कर ले आप बात, ये छोड़ दीजिए, आप इसको फैक्ट छोड़ देते हैं, हम कानून की बात छोड़ दो। हम यूं कहते हैं कि 10 लोग हैं और 10 लोगों में से एक कोई चेयरमैन होगा, और वो चेयरमैन यदि बाई वोट बनेगा तो कौन बनाएगा भाई? एक शेड्यूल क्लास का, एक बैकवर्ड क्लास का और एक शेड्यूल ट्राइब्स का, और बाकी 7 पंडित जी महाराज, तलवारधारी और सेठ जी। तो फिर वो बताओ, उस एक शेड्यूल क्लास के किसी बंदे को बैठने दें कि चेयरमैन की कुर्सी पर, यदि वो वोट से भी बनाए तो? या कोई मीणा आ गया, उसको बैठने देंगे चेयरमैन को? 7 एक जगह है। इसलिए हमें इस तथ्य की गहराई को समझने की जरूरत है कि ये जो यूजीसी, अब एक बात सुनो, आश्चर्य की बात ये है, आज डिबेट की जा रही है, प्योर बकवास, यानी गोदी मीडिया के द्वारा। आप जैसे कुछ लोग सच्चाई जानने आए हैं, और भी कई साथियों के फोन आए मेरे पास कि हम वकील साहब पूछने आ रहे हैं आपसे कि आपने कानून पढ़ा है क्या, इसमें क्या है क्या नहीं। मैं यूं कहता हूं, ये जो डिबेट हम आज कर रहे हैं, स्टार सुंदर न्यूज की तरफ से सुंदर भाई, उनके रिपोर्टर, और अशोक आर्य एडवोकेट, ये डिबेट 2 साल पहले नहीं होनी चाहिए थी। जब आज तो नोटिफिकेशन जारी हो गया, जब ये बिल बना, लागू कब है? 15 को। ये तो अभी रिसेंट ही, जनवरी में। तो मैं यूं कह रहा हूं कि डिबेट कब होनी चाहिए थी? जनवरी 2024 में। ये देखो सर, आपको पता था इसका है? कि 24 में हाँ हाँ, भारत, क्यों नहीं बोले थे? अरे भाई मुझे तो कोई पूछे तो बोलूंगा ना, आ बैल मुझे मार, मैं क्यों करूं ऐसा काम? मुझे कोई पूछे, आपने आज मेरे से पूछा तो मैंने बता दिया। ये देखो, यदि ये देखें तो इसमें दिख जाएगी, ये कानून है, और ये कानून में आप दिखाएंगे ये बिल 77th रिपब्लिक डे, 77th रिपब्लिक डे पर इसको अनाउंस किया गया। सो ये हमारा जो है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2024, और ये बी इट इनेक्टेड पार्लियामेंट इन द 75th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज, यानी भारत के 75वें गणतंत्र, और आज स्वतंत्रता जा चुका है। ये बात सरकार को, सरकारी तौर पर जब भी कोई बिल आता है ना सुंदर जी, तो नियम तो ये है, बिल आते ही जनता के अंदर छोड़ दो कि कहाँ छोड़ा किसी आपको पता? चलो हमें 1-2 लोगों को पता हो क्या हो गया। आपको कैसे पता? भाई हम जब कोई कानून और बिल प्रक्रिया में आते हैं, हम संविधान के बंदे हैं। हम ये सोचते हैं लगातार, हमारा प्रयास ये रहता है कि सरकार कभी संविधान के साथ छेड़खानी तो नहीं कर रही। बीच बीच में कई बार संविधान, सच्चाई तो ये है, भारतीय संविधान को कमजोर करने के लिए ये मनुवादी ताकतें प्रयास कर रही हैं। तो हम टाइम टू टाइम ऐसे जब भी कोई नए अमेंडमेंट्स लेके आती है, संशोधन आती है, पार्लियामेंट की मीटिंग्स होती हैं, या पार्लियामेंट में कोई नए कानून बनते हैं, नए बिल जब आते हैं, बिल पर फिर उस टाइम जब हम देख लेते हैं तो हमारे तो यूं भी मन में आते हैं, हम हमारे जैसे सांसद महोदय जी हैं, धर्मवीर सिंह जी हैं, हम उनसे ये आशा रखते हैं कि जब ऐसे आए उन पर खुद स्वाध्याय करें और बोले। लेकिन धर्मवीर जी की तो बेचारे की हिम्मत ही नहीं है ना कि वो इसके बारे में कुछ अपनी राय रख दें। नहीं रख सकते, सरकार की हाँ में हमें लाना पड़ेगा। सर, हम बात करें इसी बिल की जी, पहले भी वो बिल था। हाँ जी, लेकिन इसमें कानून 1956 का इन्फोर्समेंट, हाँ, तो उसमें क्या था? ये पहले जो बिल है इसमें क्या था? उसमें क्या था, ये मेनली तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हायर एजुकेशन
के प्रचार प्रसार के लिए, हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और उसके विकास के लिए अनुदान है, एक तरह का सहयोग है। जैसे कोई बच्चा पीएचडी कर रहा है और उसकी रिसर्च करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, खर्चा होता है 30-50 रुपए महीने का खर्चा होता है। तो जिस बच्चे ने यूजीसी के तहत आयोजित परीक्षा एमए करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद, मास्टर डिग्री करने के बाद, जिस बच्चे ने एग्जाम जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, आज का तो नटा बना दिया उसका, एनएटी, जब हम 2015 में मैंने नेट का एग्जाम पास किया, उस टाइम यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करती, एनईटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर फेलोशिप, रिसर्च फेलोशिप और लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो क्या होता था उस समय, जो बच्चे इस टेस्ट को पास करके और अच्छे नंबर लेते थे, उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी स्कॉलरशिप देता था। अच्छा। हाँ, 35,000 रुपए, 50,000 रुपए, अलग अलग जैसे। और असली काम तो आपने ठीक प्रश्न, असली काम तो ये है कि उस पर तो कैंची चलाने का काम कर दिया। आप जैसे जेएनयू है, जेएनयू के पीछे पड़ी हुई है सरकार, भारत सरकार, क्योंकि जेएनयू में ब्रिलियंट सब बच्चे। अब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के पीछे पड़ी हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, यूरोप की उसके लंदन की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में इंडिया में यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें सीनेट अपने यूनिवर्सिटी को गवर्नेंस करती है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और खोज और रिसर्च के लिए थी, उसको उस पर कैंची चला दी है, वो बजट कम कर दिया है। सोचने बात तो ये है, ये असली बात तो ये है कि भी। अशोक जी, एक और, अब जैसे आपने मेरे ऊपर कर दिया या मैंने आपके ऊपर कर दिया केस, तो उस पर सीधी कार्रवाई होगी, ऐसा कोई सुनवाई नहीं है, सीधी कार्रवाई होगी। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैटर कोई भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर तो हो ही नहीं सकता। ये सोचो आप यार, ये कभी आपने SC एस्टेट देखा, आपने पोस्को देखा, पोक्सो देखा, हमने ये तो कह दिया कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कब होती है? कार्रवाई पहले पर्चा दर्ज होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन में यदि केस फाल्स पाया जाता है तो केस FIR भी लगती है, फाल्स रिपोर्ट भी होती है। और यही है, हाँ, सभी में यही, कुछ नहीं है। और एक बात सुनो, वो तो फिर न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो जाएगा। यानी कि आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी और मैं गिल्टी हो गया, तो न्याय का मूल सिद्धांत क्या है? न्याय का मूल सिद्धांत ये है कि दोनों पक्षों को सुने, सबूत और गवाहों को सुने, और उसके बाद यदि आदमी को दोषी ठहरता तो सजा मिले। तो न्याय का मेन प्रिंसिपल ये है, और वो प्रिंसिपल से अलग तो आप जा ही नहीं सकते। सर, पहले इसमें ये था क्या, अगर झूठा केस पाया तो केस करनी है, कार्रवाई होगी? ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं। हाँ, और अब भी ऐसा कुछ नहीं है कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो लोग, कुछ लोग समझदार ब्राह्मण नहीं कर रहे विरोध। यार, ब्राह्मण जो विद्वान है उसको तो पता है, वो थोड़ी विरोध करेगा। जो राजनीति से प्रेरित हैं, राजपूत भी ज्यादा निकले नहीं है, और खास बात, जो संघवादी हैं, जो RSS के प्रायोजित बंदे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। जो बीजेपी की बी टीम है और जो RSS करवा रहा है, वह कर रहे हैं विरोध। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वैसे मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हुए भी मुझे अपने आप को यूं उलाना सा मिल रहा है अंदर से। यार, स्वयंसेवक कैसे कर रहे हो? जो भी देश में दंगे होते हैं, जब दंगे फसाद होते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का, चाहे वो अगड़े पिछड़े का हो, वहां सबसे आगे RSS वाले पाते हैं। अब पीछे बाढ़ आई, RSS का एक भी बंदा दिखाई नहीं दिया। हरियाणा में, पंजाब में कितने गांव डूबे को नहीं आया, लेकिन यहाँ कोई बंदा कोई गाय लेके जा रहा है, चाहे आपके खेत में लेके जा रहा हो, और यदि वो अपने रिश्तेदार के पास लेके जा रहा है और कुछ तथाकथितों को पता चल जाएगा, उनको बेचारों को मार देंगे और कहेंगे तुमने गाय काट दी। जबकि सबसे ज्यादा कारखाने जो हैं आज हमारे देश में भी, मैं ओपन कैमरा कह रहा हूं, सबसे बड़ा कारखाना अल कबीर बूचड़ खाना, नाम तो अल कबीर है, यानी कि कोई मुसलमान का होगा? नहीं भाई, वो हमारे, जिनको आप सनातनी कहते हो, उन सनातनियों का है। जिनको आप हिंदू कहते हो, उन हिंदुओं का, और हिंदुओं में भी सेठजियों का है, और सेठजियों में भी जैनियों का है, जिसमें एक दिन में 12,000 गायें कटती हैं। तो मैं, हैदराबाद में है, तेलंगाना में, अल कबीर बूचड़ खाना, और ऐसे बहुत सारे हैं। और एक तो यदि कोई, आप अपने रिश्तेदार के पास गाय लेके जाओगे ना, और रास्ते में तथाकथित
सच्चे तो नहीं है, तथाकथित गौ सेवक मिल जाएंगे। वो जो पीछे मेवात में करवाया था झगड़ा एक, क्या नाम था उसका, वो बिट्टू बजरंगी एक और दूसरा कोई था ऐसा, उनकी तरह से कोई मिलेंगे और आपको मारे पीटेंगे और आपकी गाय को छुड़ा ले जाएंगे। और फिर वो पता है, तो यानी कि जो ये दंगे फसाद करवाने वाले हैं ना, वही अब दंगा करवाना चाहते हैं, लेकिन होगा नहीं। ये वो मतलब अनुमान कोई बड़े को नहीं, वो नहीं चाहो तो झूठा किसी ने अनुमान बना देंगे, जाटा बॉली वो चुना देंगे, बड़े को नहीं भैया, सियाने हो गए। किसान आंदोलन के बाद में ये जो हमारी खेती किसान कुछ जाट हैं जो आ रहे हैं, ना वो भी आरएसएस के प्रायोजित है। जो ये कह रहे हैं ना कि भाई मुझे मेरे एक साथी वकील ने बताया कि वो फलाना कौन एक साथी है, वो बोला आज वो पगड़ी सी बांध के वो कह रहा था कि भाई जाटों के 1000 वो ना मखा कुछ नहीं, वो कहीं ना कहीं वो सरकार द्वारा प्रायोजित है, बाकी समझदार कोई सी गलती करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप गंभीर मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं, तो इससे शंका समाधान तो होगा। फिलहाल भाई अपना क्या कहना है, आपका समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में जो है फिर बता दिए, फिर आ जाओगे वकील साहब के पास, और हाँ कमेंट आओगे तो फिर जो है वकील साहब द्वारा आ जाओगे और बुझ जाएंगे। करो वीडियो से राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।